बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में लेक्चर नंबर 2 में हम डिटेल में एग्जामिन करेंगे लाइफ ऑफ प्लेटो, प्लेटो के थॉट्स। और प्लेटो ने जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन और एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी, और फिलोसॉफिकली स्टेट को जो डिफाइन किया है, जो आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिए हैं, जिससे फिर आज की मौजूदा नेशन स्टेट ने जन्म लिया। लेक्चर की आउटलाइन में हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे प्लेटो का वो एनवायरनमेंट जिसमें प्लेटो ग्रूम किए, यानी अर्ली लाइफ ऑफ प्लेटो, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ प्लेटो, और उन कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स में से एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर जो प्लेटो की लाइफ पे जिस काम ने जिस वर्क ने किया, वो प्लेटो की अर्ली 40 इयर्स की एज तक की लिखी हुई कुछ डायलॉग्स हैं, जिससे बाद में फिर एक किताब मुरतब की गई रिपब्लिक के नाम से। और उस रिपब्लिक में प्लेटो ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात की, जिसमें प्लेटो की थ्योरी ऑफ ड्यूअलिज्म है, एलिगरी ऑफ द केव है, आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है, एनोलॉजी मैन वर्सेस स्टेट, इंसान की और एक रियासत की आपस में एक कंपैरिजन या एनोलॉजी ड्रॉ की है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, एजुकेशन सिस्टम है, फिलोसोफर किंग और उसका रोल है, और प्लेटो का कम्युनिज्म है, जो प्लेटो समझता था कि रियासत का निजाम किस तरह से चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं जी प्लेटो की अर्ली लाइफ क्या है। प्लेटो 1427 बीसीई में एथेंस की एक बड़ी ही प्रोमिनेंट एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा होते हैं। ये वो फैमिली है जिनका डायरेक्ट जो उस वक्त के लॉ गिवर्स हैं, जो उस वक्त के स्टेट क्राफ्ट हैं, जो उस वक्त के फैसले करते हैं एथेंस की रियासत यानी सिटी स्टेट के, उनसे इनका एक डायरेक्ट ताल्लुक था। सोलान द लॉ गिवर वो लोग हुआ करते थे जो कि कानून साजी करते थे, और प्लेटो की जो वालदा थी उस साइड से एरिस्टोक्रेसी से इनके बड़े क्लोज ताल्लुकात थे। ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जो प्लेटो है, इनके रिलेटिव 404 बीसीई में एथेंस के अंदर एक रिवोल्ट हुआ था एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ, उसमें इनके रिलेटिव इन्वॉल्व थे। प्लेटो के पेरेंट्स चाहते थे कि प्लेटो जो हैं वो सिविल सर्विसेज में करियर बनाए, क्योंकि वो खुद एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में थे। तो जब प्लेटो सिविल सर्वेंट बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो स्टेट क्राफ्ट में, रियासती अमूर में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा और एक बड़ा अच्छा कैरियर समझा जाता था। जो लेकिन लेटर ऑन फिर वो हालात ऐसे नहीं रहे, पेलोपोनेशियन वॉर हुई, उसके बहुत से इफेक्ट्स आए। प्लेटो ने अपनी जिंदगी में 8 साल का अरसा सोक्रेटिस के साथ गुजारा। सोक्रेटिस को प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूशन में तो पढ़ाया नहीं करते थे। एगोरा एक ऐसी प्लेस का नाम था एथेंस में, एक बाजार में एक एरिया हुआ करता था जहां उस वक्त के जो अरिस्टोक्रेट्स थे, जो कानून साजी करते या हुकूमत साजी जो लोग करते थे, उनके बच्चे वहां पर आया करते थे और वो सोक्रेटिस से बहुत सी डिबेट्स किया करते थे। और सोक्रेटिस का भी जो पढ़ाने का मेथड था उसको एलिंकस कहते हैं, डायलैक्टिक्स कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, सवाल के जवाब में सवाल पैदा करना और उससे फिर नया सवाल जन्म देना, और एक इंक्विजिटिव टाइप की थॉट प्रोवोकिंग टाइप की डिस्कशन सोक्रेटिस करते थे। और प्लेटो को ये भी एक बहुत आप कह लें कि इट इज एन ऑनर फॉर प्लेटो के सोक्रेटिस को बाद की आने वाली दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस कराने में प्लेटो का बड़ा किरदार है, क्योंकि सोक्रेटिस ने कोई रिटन फॉर्म में किताब नहीं लिखी, उनकी कोई फिलोसफी रिटन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, प्लेटो के कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जिसमें प्लेटो सोक्रेटिस का जिक्र करते हैं, और सोक्रेटिस के जो कॉन्सेप्ट हैं, नॉलेज इज विर्च्यू एंड विर्च्यू इज नॉलेज, को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं, इस फिनोमेना को ओपन करते हैं, फर्दर एक्सप्लोर करते हैं और नई डायमेंशन देते हैं कि विर्च्यू किसको कहते थे सोक्रेटिस, और नॉलेज किसको कहते थे, और एक ऐसी सोसाइटी जहां पर विर्चुअस लोग वही हों जो नॉलेजेबल हों, और नॉलेजेबल लोग क्यों विर्चुअस होते हैं, क्यों वहां पर अदल या जस्टिस का निजाम होता है, इसके ऊपर डिटेल में फिर एक्सप्लेन किया है सोक्रेटिस को प्लेटो ने।
इसके ऊपर डिटेल में हमारा एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है सोक्रेटिस की थॉट्स के नाम से। आगे चलते हैं जी। तो प्लेटो अर्ली लाइफ में एक तो मैथमेटिक्स इन्होंने सीखा, म्यूजिक सीखा, कुछ अरसा इन्होंने मिलिट्री सर्विसेज भी की, लेकिन याद रखिएगा जो प्लेटो थे ये शुरू से ही नई नई फिलॉसफीज और नई नई चीजों के बारे में जानना चाहते थे। यही एक वजह थी कि इनको जो सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग था उसने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, और अपनी इस जिंदगी में शुरू के पीरियड में जो प्लेटो है उनकी जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आया, इट वाज द डेथ ऑफ हिज मेंटोर सोक्रेटिस, जिनको एक सजा दी गई थी उस वक्त की काउंसिल की तरफ से, उस वक्त की अदालत की तरफ से, और उन पे इल्जाम ये था सोक्रेटिस पे कि वो उस वक्त के खुदाओं को बुरा भला कहते हैं, उस मजहब का मजाक उड़ाते हैं, और जो उस वक्त अरिस्टोक्रेसी है उनके जो बच्चे हैं उनको ऐसे आइडियाज और ऐसे विजडम की बातें बताते हैं जिससे वो रिवोल्ट करें और एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ एजुकेशन और नॉलेज के सिस्टम को चैलेंज करें। याद रखिएगा जो प्लेटो हैं इन्होंने सोक्रेटिस के अलावा उस वक्त के मशहूर जो एजुकेशनिस्ट थे जिनको सोफिस्ट कहा जाता था, उनसे भी तालीम हासिल की है, लेकिन वो खास इंपैक्ट प्लेटो की जिंदगी पर सोफिस्ट का नहीं आता, बल्कि प्लेटो सोफिस्ट को रियल एजुकेशनिस्ट समझते ही नहीं थे, बल्कि प्लेटो का मानना यह था कि ये दुनियावी तालीम देते हैं, बात करने का तरीका सलीका ढंग सिखाते हैं, डिबेट करना सिखाते हैं, लेकिन रियल नॉलेज नहीं देते, रियल विजडम नहीं देते। ये सिर्फ और सिर्फ दुनियावी मामलात, किस तरह पैसा इकट्ठा करना है, किस तरह कारोबार चमकाने हैं, किस तरह अपनी सेल्फ को फैसिलिटेट करना है, वो इल्म सिखाते हैं, रादर देन एक ऐसा इल्म जिससे इंसान रियलिटी में विर्चू को हासिल कर सके, ऐसा इल्म नहीं सिखाते। प्लेटो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं एजुकेशन को। प्लेटो एथेंस के अलावा बहुत से दूसरे ममालिक जिसमें इजिप्ट है, इजिप्ट के अलावा मेगेरा है, साइरेन है, साउदर्न इटली है, इधर भी विजिट भी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं। प्लेटो ने उस वक्त साइरकॉस के एक मोनार्क डायनोसिस वन के जो साहबजादे बेटे हैं उनको भी तालीम दी, लेकिन चूंकि प्लेटोनिक थॉट जो थी वो थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज और विजडम पे बिलीव करते थे, इस वजह से उस वक्त के जो मोनार्क थे उन्होंने अपने बेटे को एक ऐसी तालीम जिसमें उनके बेटे की जो ग्रूमिंग है वो इस तरह से की जा रही है कि वो क्वेश्चन रेज करे, वो नए आइडियाज पे बात करे, तो इससे उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर प्लेटो से डायलॉग किया कि आप इसको दुनियावी तालीम दे, जिससे प्लेटो ने इनकार किया तो उस पर फिर प्लेटो को सजा भी हुई। फिर प्लेटो के एक दोस्त ने रैंसम यानी एक कीमत अदा की और उसको प्लेटो को वहां से आजाद करवाया। प्लेटो वापस आते हैं एथेंस में, पहला दुनिया का इदारा यानी दुनिया में एक कंस्ट्रक्टेड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का पहला इंस्टीट्यूशन प्लेटो ही खोलते हैं एथेंस में, जिसका नाम वो द एकेडमी रखते हैं। ये एकेडमी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जैसे कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस आज हमें नजर आते हैं, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसमें हॉल्स बने हुए थे और प्लेटो चलते फिरते बात करते हुए अपने स्टूडेंट्स यानी डिसिपल्स से आर्ग्यू करते थे। और प्लेटो का जो टीचिंग मैथोडोलॉजी थी वो अपने उस्ताद से थोड़ी सी डिफरेंट थी। जो उनके उस्ताद सोक्रेटिस थे उनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको एलिंकस कहा जाता है। वो सवाल पैदा करते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे और आर्ग्यूमेंट में फिर एक नया सवाल पैदा कर देते थे जब उनसे सवाल पूछा जाता था। उसके बरक्स जो प्लेटो हैं ये एनोलॉजी मेथड को फॉलो करते थे, यानी जब आर्ग्यूमेंट जनरेट करते थे, जब डिबेट करते थे, जब किसी चीज के किसी नुक्ते के ऊपर कोई ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट स्टार्ट करते थे तो उसकी किसी और चीज के साथ एनोलॉजी यानी कंपैरिजन ड्रॉ करते थे। इसीलिए हमें प्लेटो की राइटिंग्स में जो इंसान है, इंडिविजुअल जो है, उसकी एनोलॉजी स्टेट के साथ भी मिलती है और जो बड़ी ही ज्यादा एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है प्लेटो की रियासत के बारे में और इंसान के आज़ा के बारे में और इंसानी स्ट्रक्चर के बारे में। याद रखिएगा प्लेटो वो वाहिद शख्स भी हैं, वो वाहिद फिलोसोफर भी हैं दुनिया के अंदर
जिन्होंने एक नया इल्म भी इजाद किया, जिस इल्म को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, द स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी इल्म को कैसे स्टडी किया जाए, इसके मौजूद इसको इजाद करने वाले भी प्लेटो ही हैं। और प्लेटो ने ऑन्टोलॉजी पे भी बहुत ज्यादा काम किया, और यही एक वजह है कि प्लेटो अपने दौर के रिएक्शनिस्ट भी माने जाते हैं। प्लेटो का मानना यह है कि जो ऑन्टोलॉजी है, यानी स्टडी ऑफ बीइंग है, किसी भी चीज की जो एग्जिस्टेंस की स्टडी है, फॉर एग्जांपल दरख्त, दरख्त क्यों है, पहाड़, पहाड़ क्यों है, समंदर, समंदर क्यों है, जो हमें अपनी आंखों से नजर आता है, जो एनवायरनमेंट हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ये एनवायरनमेंट क्यों है। या तो आपको बताया जाए कि ये इस साख्त की चीज को पहाड़ कहते हैं, इस साख्त की चीज को कुर्सी कहते हैं, इस साख्त की चीज को कमरा कहते हैं, तो ये तो ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड इल्म है जो आप किसी बड़े से सीखते हैं, ये कोई आपको बताता है। प्लेटो कहते थे नहीं, इल्म वो नहीं है जो आपको ऑलरेडी कोई चीज जिसको किसी ने पहले डिफाइन कर दिया वो आपको बताया जाए, बल्कि इल्म वो है जो आप खुद से जानते हैं, उसके अंदर छुपी हुई चीज को तलाश करते हैं। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल में बहस करेंगे। तो ये तो थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन प्लेटो के बारे में कि वो किस किस्म के शख्स थे। इनका जो काम है, इन्होंने ऑलमोस्ट 36 किस्म के डायलॉग्स लिखे हैं जो डिफरेंट किस्म के वॉल्यूम्स में आज की दुनिया में डिफरेंट लाइब्रेरीज में पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं। लेकिन जो इनके इनिशियल 7-8 वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इनिशियल वॉल्यूम में जो प्लेटो हैं वो बात करते हैं एक आइडियल रिपब्लिक की। और रिपब्लिक के नाम से एक ऐसी किताब है जिसमें प्लेटो की इन तमाम चीजों को इकट्ठा किया गया। जो सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क है प्लेटो का, उसको हम बोलते हैं स्टेट्समैन, मुदब्बिर, वो शख्स जो रियासत चलाता है। ये कदरे रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव की एक किताब है जिसमें उस वक्त की पॉलिटिक्स और सियासत चलाने वाले, रियासत चलाने वाले स्टेट्समैन को किस तरह का होना चाहिए इसके बारे में बात की है। और उसके बाद एक और किताब है द लॉज के नाम से, 347 में ये किताब प्लेटो की डेथ के बाद पब्लिश की गई या इसको इकट्ठा किया गया इनके स्टूडेंट्स ने। और इन तीनों किताबों में एक कमाल का तसलसल ये है कि जो पहली किताब है द रिपब्लिक, उसमें प्लेटो बहुत ही ज्यादा यूटोपियन डिस्कशन करते हैं, आइडियलिस्टिक डिस्कशन करते हैं, रियलिटी से दूर किसी दुनिया की, किसी रियासत के ढांचे की और किसी रियासती जस्टिस के निजाम की बात करते हैं। लेकिन स्टेट्समैन में जो वो स्टांस रिपब्लिक में रियासत के बारे में लेते हैं, उसमें थोड़ी सी रियलिटी भी हमें नजर आती है, या हमें यह भी नजर आता है कि जो स्टेट्समैन बुक है, जब प्लेटो ने ये देखा, ये समझा कि उनका जो मॉडल है रिपब्लिक का वो एप्लीकेबल नहीं होगा दुनिया के अंदर, तो फिर उन्होंने उससे थोड़ा सा आप समझ लें ऐसा मॉडल प्रेजेंट किया स्टेट्समैन में जिसमें वो आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स कम है और रियलिस्टिक अप्रोच ज्यादा है। और लॉज, द लॉज के नाम से जो उनका तीसरा इंपॉर्टेंट वर्क है, उसमें प्लेटो स्टेट्समैन में लिखे हुई आर्ग्यूमेंट्स, स्टेट्समैन में की हुई वो बातें जो रियासत और एक मुदब्बर और एक स्टेट्समैन में होनी चाहिए, उससे भी थोड़ा हमें डेविएट करते हुए नजर आते हैं। और अब मौजूदा हालात के मुताबिक किस तरह निजाम चलना चाहिए उस पर बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसका क्लू देता चलूं, जिस तरह जो बुक है उनकी द रिपब्लिक, उसमें ये कहते हैं कि एक ऐसा फिलोसोफर किंग होगा जो कानून से अबव होगा, जिसपे कोई कानून नहीं लगेगा और वो निजाम चलाएगा रियासत का, और कम्युनिज्म की बात करते हैं। हम इंशाल्लाह डिटेल पे इस पे आएंगे। और दूसरी तरफ जो दूसरी किताब स्टेट्समैन है, वहां पर वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ले आते हैं, और जो फिलोसोफर किंग है उसकी जगह एक स्टेट्समैन को दे देते हैं जो रियासत चलाएगा और लोगों की मर्जी से जिसको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन तीसरी किताब द लॉज में जब ये आते हैं तो अब स्टेट्समैन की जगह ये किसी भी आम शख्स को दे देते हैं, जो कोई शख्स इस काबिल हो कि रियासत को चला सके और उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो यहां से प्लेटोनिक थॉट्स में जो चेंजेस आते हैं उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ, यानी 40 ईयर्स से 80 ईयर्स की एज के दरमियान जो उनके अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उसका भी हमें इल्म होता है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे आज के इस लेक्चर में उन मेन आइडियाज को
जो प्लेटो देते हैं अपनी बुक द रिपब्लिक में, या रिपब्लिक के नाम से वो बुक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ज्यादा मशहूर है। पहली बात तो थ्योरी ऑफ ड्यूलिज्म की बात हम करेंगे, फिर हम आइडियल स्टेट यानी रिपब्लिक जिसका जिक्र उन्होंने किया वो कैसी होनी चाहिए, एनोलॉजी ऑफ मैन वर्सेस स्टेट पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस पे बात करेंगे, सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे बात करेंगे, फिलोसोफर किंग और उसकी ड्यूटीज पे बात करेंगे, और कम्युनिज्म के ऊपर बात करेंगे क्योंकि प्लेटो कम्युनिज्म के भी मौजूद हैं, कम्युनिज्म को भी इंट्रोड्यूस कराने वाले प्लेटो हैं। तो सबसे पहले आते हैं जी थ्योरी ऑफ ड्यूलिज्म। मैंने चूंकि अपने लेक्चर के आगाज में बात की कि जो प्लेटो हैं इनको फादर ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, यानी एपिस्टेमोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, कि द स्टडी ऑफ नॉलेज, इल्म को कैसे स्टडी किया जाए, इसके बारे में भी दुनिया को जो इंट्रोडक्शन दिया है वो प्लेटो ने दिया। और प्लेटो ने एक थ्योरी प्रेजेंट की है थ्योरी ऑफ ड्यूलिज्म के नाम से। ये थ्योरी क्या है? प्लेटो का मानना यह है कि जिस दुनिया में मैं और आप रहते हैं, यानी प्लेटो उस दौर में 400 बीसी में ये बात कर रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 405 बीसी में, 6 बीसी में, या 399 बीसी से लेके 380 बीसी के दरमियान जो प्लेटो के कॉन्सेप्ट्स थे, उसमें प्लेटो ये कहते हैं कि जो नॉलेज हमें अपने इर्द गिर्द अपने आजाद से यानी 5 सेंसेस से मिलता है, सेंस ऑफ साइट जो हम देखते हैं, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ लिसनिंग, कि जितनी हमारी 5 की 5 हिस्से हैं, सेंसेस हैं, इनसे जो हमें नॉलेज मिलता है ये रियल नॉलेज नहीं है। और हम जिस दुनिया में इस वक्त रह रहे हैं ये भी रियल वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज हर लम्हे हर सेकंड चेंज हो रही है, तगय्युर पजीर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज से 10 साल पहले आप किसी पौधे को देखते हैं तो वो एक छोटा सा पौधा है, लेकिन 10 साल में वो पौधा नहीं रहेगा, वो दरख्त बन जाता है। अगर पानी कहीं से गुजर रहा है और कुछ अरसे बाद आप जाते हैं और वो पानी वहां से गुजर गया और खुश्क हो गया, वो पानी किसी और तरफ चला गया, वो नदी वहां पर नदी नहीं रही, यानी फ्लक्स है, चेंज है। और यही जो चेंज है ये हमें बताता है कि हम एक रियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे। यहां पर प्लेटो अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए एलिगरी ऑफ द केव का सहारा लेते हैं, और ये बहुत खूबसूरत किस्म की एग्जाम्पल है। प्लेटो कहते हैं कि इंसान की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि चंद लोग जो किसी गार के अंदर सारी जिंदगी गुजार दें और उसी गार में पैदा हों, लेकिन उस गार में उनकी सिचुएशन कैसी हो कि उनके हाथ, पांव और जिस्म बांधा हो, और वो बंधे हुए हाथ, पांव, जिस्म के साथ एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे हों वो लोग, और सारी जिंदगी उसी हालत में उस गार में रह जाएं। यहां पर प्लेटो जिस्म के बांधने का मतलब जहन की बंदिश की बात कर रहे हैं, कि ज़हनी तौर पे बंदिश हो, यानी ये एक एनोलॉजी ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक सिंबल दे रहे हैं। अब वो लोग जो उस गार में बंधे होंगे, उनको सामने की तरफ, जिस तरफ वो देख रहे हैं, उस तरफ चंद चीजें हरकत करती नजर आए, क्योंकि उनके पीछे जिस दीवार के साथ वो टेक लगाकर बैठे हैं उसके पीछे कोई शख्स जो है वो मौजूद है, और उसके हाथ में चंद पुतले हैं, यानी चंद पुतलियां या कोई खिलौने या कोई ऐसी चीजें उसके पास है। और उस जगह पर पिछली तरफ एक जगह आग जल रही है, उस आग से रोशनी पैदा होती है, और वो शख्स जब उन पुतलों को हिलाता है तो गार में बैठे ये लोग जो सिर्फ सामने देख रहे हैं, हाथ पांव इनके बंधे हैं, आगे पीछे कहीं देख नहीं सकते, तो उनको दीवार में रोशनी में चंद साए नजर आते हैं, और ये उन सायों को जो नाम देते हैं बस वही समझते हैं, और इनके लिए दुनिया बस वही है, उसके अलावा इन्होंने कुछ देखा ही नहीं। अब प्लेटो यहां पर कहता है हम इंसानों की हालत भी यही है कि जो हमें सामने सिर्फ नजर आ रहा है हम इसको हकीकत समझते हैं, हालांकि वो हकीकत नहीं, वो हकीकत का शैडो है, द शैडो ऑफ रियलिटी। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि गार के अंदर मौजूद ये चंद लोग अपने सामने दीवार पर जो चीज देख रहे हैं वो शैडोज हैं। प्लेटो कहता है अगर इनमें से किसी एक शख्स को यह मौका मिल जाए कि वो अपनी रस्सियां खोल ले,
और उठकर उस जगह से पीछे की तरफ आए तो वो हैरान हो जाएगा जब वो देखेगा कि हमें दीवार पे जो साए नजर आ रहे थे ये तो किसी शख्स ने अपने हाथ में पकड़े हुए पुतले हैं जिनको ये हिला रहा है और इनका शैडो नजर आ रहा है और यहां पर एक आग भी जल रही है। इतने में ही उस शख्स की नजर उस गार के दरवाजे पे पड़े जहां से थोड़ी सी रोशनी आती है और किसी तरह से वो शख्स गार के दरवाजे से बाहर निकल जाए, उस सुराख से बाहर निकले और जब वो सरफेस पे जाए तो वो एक नई दुनिया देखेगा। पहाड़, दरख्त, परिंदे, एनवायरमेंट, और वो हैरान हो जाएगा। प्लेटो कहता है हम उस शख्स की तरह ही हैं जो अंदर बैठे हैं और हम में से कोई एक शख्स जो वहां उस गार से बाहर चला गया है। अब वो शख्स वापस जब उस गार में आएगा और बाकी लोगों को बताएगा कि तुम जिसको हकीकत समझ रहे हो, जिसको तुम देख रहे हो, ये शैडोज हैं, असल दुनिया इस गार के बाहर है, तुम इस गार से अगर निकलोगे तो तुम्हें समझ आएगी। लेकिन वो लोग उस शख्स की बात ना माने, इनकार करें और वो कहें नहीं, जो हमें नजर आ रहा है, जिस हालत में हम बैठे हैं, इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम नॉलेज है, यही इल्म है जो हमें दिखाया जा रहा है। तो प्लेटो कहता है हम इंसानों की हैसियत बिल्कुल ऐसी ही है कि हम में से वो शख्स जो पढ़ा लिखा है, यानी प्लेटो की नजर में जो फिलोसोफर है, जो विजडम वाला शख्स है, वही वो शख्स है जो गार से बाहर गया था। यानी प्लेटो अपने उस दौर के लोगों को ये बताना चाह रहा है कि तुम सब लोग शैडो को रियलिटी समझ रहे हो, जहालत को इल्म समझ रहे हो, जो तुम्हें डेफिनेशंस बता दी गई हैं, जो चीजें तुम्हें सिखा दी गई हैं, तुम इनको इल्म समझ रहे हो और इसी के ऊपर अपनी जिंदगियां गुजार रहे हो, इन्हीं खुदाओं को अपना खुदा मानते हो, इन्हीं रस्म रिवाज में जिंदगी गुजारते हो और जो कुछ तुम्हें इर्द गिर्द नजर आ रहा है इसको रियलिटी समझते हो, हालांकि ये रियलिटी नहीं, ये शैडो है। प्लेटो यहां समझाना क्या चाहते हैं? प्लेटो ये कहते हैं कि दुनिया में जो इल्म है, जो इल्म इंसान के पास है, फॉर एग्जाम्पल चेयर, प्लेटो का मानना यह है कि ये जो चेयर हमें बताई गई है, जब हम चेयर का जिक्र करते हैं, कुर्सी का जिक्र करते हैं तो दिमाग में एक इमेज बनता है जिसकी 4 टांगे होंगी, जिसपे एक सीट होगी, जिसकी एक बैक होगी। चेयर रोलिंग चेयर भी हो सकती है, व्हील वाली चेयर भी हो सकती है, क्लास की चेयर भी हो सकती है, ऑफिस की चेयर भी हो सकती है, लेकिन चेयर से हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है कि चेयर क्या है। प्लेटो ये कहते हैं कि जो चेयर हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाती है, ये पहली दफा जिस शख्स ने ये चेयर बनाई होगी, असल नॉलेज उसके पास है। अब बाकी का सारा नॉलेज कॉपीड है। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो कहते हैं कि जब हम कहते हैं एन एप्पल और अ सेब, यानी सेब की हम जब बात करते हैं तो हमारे जहन में एक स्ट्रक्चर आता है कि इस टाइप के फल का नाम सेब है। जब हम कहते हैं अंगूर तो हमारे जहन में एक स्ट्रक्चर आता है इसका। इसका मतलब जिसने पहली दफा इसको अंगूर कहा, जिसने पहली दफा इसको सेब कहा, उसके पास रियल नॉलेज था। अब जब प्लेटो ये बातें समझाते हैं तो प्लेटो कुछ और जानवरों की एग्जांपल भी देते हैं, जिस तरह एक घोड़ा है। जब मैं कहता हूं घोड़ा तो हमारे जहन में एक स्पेसिफिक किस्म का जानवर आ जाता है। जब मैं कहता हूं हाथी तो हमारे जहन में एक स्पेसिफिक किस्म का जानवर आ जाता है। प्लेटो ये कहता है कि ये जो इल्म हम तक पहुंचा है, ये सेकंड हैंड इल्म है, ये कॉपीड इल्म है। ये वही इल्म है जिस तरह गार में बैठे उन लोगों को जो शैडोज दिखाए जा रहे थे और उनका जो नाम उनको बताया जा रहा था और उस गार को वो अपनी दुनिया समझ रहे थे। प्लेटो कहता है रियल इल्म कहीं और है, और वो जो रियल इल्म है वही ड्यूअलिज्म की थ्योरी है कि एक दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं और वही इल्म आगे जाता जा रहा है। एक तो ये इल्म है जिसको अनरियल इल्म कहते हैं, अनरियल नॉलेज कहते हैं। तो जब पूछा गया प्लेटो से कि व्हाट इज रियल नॉलेज, असल इल्म क्या है, तो प्लेटो ने कहा असल इल्म उसके पास है जिसने पहली दफा घोड़ा बनाया, जिसने पहली दफा दरख्त बनाया, जिसने पहली दफा कुर्सी बनाई। और जब ये पूछा गया कि वो असल इल्म कहां है, तो प्लेटो ने कहा वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि प्लेटो का पहला आर्गुमेंट ये था कि ये दुनिया चेंज हो रही है, कॉन्टिन्यूस फ्लक्स में। तो पूछा गया वो इल्म कहां है, प्लेटो ने कहा वो इल्म मेरे इल्म के मुताबिक वहां है जहां चेंज नहीं आता, यानी इस दुनिया से हट के एक असली दुनिया एग्जिस्ट करती है
जहां से इस दुनिया का नॉलेज बनाया गया, यानी नॉलेज, इल्म, इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट, लाइफ उस दुनिया से पैदा हुई, उस दुनिया में क्रिएट हुई और इस दुनिया में ला करके रख दी गई। फिर प्लेटो से पूछा गया तो उस दुनिया तक कैसे एक्सेस की जाए, तो यहां पर प्लेटो ने जवाब दिया, ये एक्सेस अगर की जा सकती है तो फिलॉसफी से की जा सकती है, आइडिया से की जा सकती है, सोच से की जा सकती है। आप इस फिजिकल बॉडी के साथ जो चेंजेबल है, इन फिजिकल वर्ल्डली थिंग्स के साथ जो चेंजेबल है, उस रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकते। उस रियल वर्ल्ड में जाने का एक ही तरीका है और वो स्पिरिचुअल है, आपकी स्पिरिट है। और वो स्पिरिट क्या है? प्लेटो स्पिरिट को कहते हैं आइडिया। और ये एक इतनी बड़ी रेवोल्यूशन थी प्लेटो की, जिसने इल्म के डेफिनेशन, इल्म के मयार और इल्म के बारे में एक नई बहस छेड़ दी। और आज दिन तक प्लेटो की थ्योरी ऑफ ड्यूलिज्म एक इंपॉर्टेंट वर्क समझा जाता है और प्लेटो को द फादर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ नॉलेज का फादर भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं प्लेटो की आइडियल स्टेट यानी रिपब्लिक की जो इनकी किताब है उसके इनिशियल डायलॉग्स की तरफ आते हैं। प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, ये फाइनली जो फर्निश हुई, फाइनलाइज हुई 386 बीसीई में इन्होंने इसको फाइनलाइज कर दिया। इसमें इन्होंने मेटाफिजिक्स, एथिक्स, एजुकेशन और पॉलिटिकल फिलॉसफी पे डिटेल में बात की। रिपब्लिक में प्लेटो ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम तक पहुंचाए, हमें बताए, वो एक आइडियल स्टेट का ढांचा था, एक आइडियल स्टेट का स्ट्रक्चर था। प्लेटो चूंकि एक ऐसे दौर में पैदा होते हैं, एक ऐसे दौर में बड़े होते हैं, एक ऐसे बड़े स्कॉलर यानी सोक्रेटिस के स्टूडेंट होते हैं, उसके अलावा सोफिस्ट से भी पढ़ते हैं, तो प्लेटो के जहन में एक कॉन्सेप्ट था कि रियासत जो है वो ऐसी होनी चाहिए जहां पर तीन चीजें जरूर मतलब मौजूद हो। पहली चीज, वहां अदल का निजाम हो, यानी सोसाइटी इस तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन यानी तह बातह डिवाइडेड हो कि अदल के मुताबिक हर सोसाइटी के हर सेगमेंट को उसकी नीड के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट्स फुलफिल उसकी की जाए और वो सोसाइटी का सेगमेंट जो उसकी ड्यूटीज हैं वो भी कंट्रीब्यूट करे। दूसरी बात जो प्लेटो कहते हैं वो बात ये है कि वो जो रियासत है वहां पे यूडाइमोनिया हो। यूडाइमोनिया क्या है? यूडाइमोनिया खुशी है, यूडाइमोनिया हैप्पीनेस है, यूडाइमोनिया सेटिस्फैक्शन है। तो जब रियासत में जस्टिस होगा तो उसमें सेटिस्फैक्शन होगी, लोग खुशी से रहेंगे, इल्म हासिल करेंगे और रियल इल्म द फिलॉसफी को एक्वायर करेंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। और तीसरी बात, ये रियासत तब ही हो सकती है, तब ही वजूद में आ सकती है जब उस रियासत को चलाने वाले लोग वो लोग हों जिनके पास पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज हो। यानी रियासत के सरबराहान वो ही लोग हो सकते हैं जो विजडम वाले लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं और जो रियासत के अमूर के अलावा फिलॉसफी को भी जानते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्लेटो जिन पर एम्फेसिस करते हैं वो कहते हैं वो उस आइडियल रिपब्लिक में होने चाहिए। अब आते हैं प्लेटो की जो पहला कॉन्सेप्ट है एनोलॉजी ऑफ मैन एंड स्टेट। प्लेटो किस तरह एनोलॉजी ड्रॉ करते हैं इंसान और रियासत के दरमियान। क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बताया कि जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है या प्लेटो का जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो एनोलॉजी पे बेस करती है, कंपैरिजंस पे बेस करती है। वो कंपैरिजन करके अपने स्टूडेंट्स, अपने डिसिपल्स को समझाते हैं और अपनी किताब में भी इसी कंपैरिजन का जिक्र करते हैं। जब प्लेटो से पूछा गया कि आपकी आइडियल रिपब्लिक किस तरह वर्क करेगी, किस तरह की होगी, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, तो प्लेटो कहते हैं जिस तरह किसी इंसान के जिस्म के आज़ा हैं और वो प्रॉपरली अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं और इन कोऑर्डिनेशन आपस में कोऑर्डिनेट करके एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो इंसान चलता फिरता हमें नजर आता है, बिल्कुल ऐसे ही रियासत भी होती है। और एक एनोलॉजी ड्रॉ करते हैं और आसान करने के लिए तीन हिस्से डिस्क्राइब करते हैं इंसानी जिस्म के।
प्लेटो कहते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर एक माइंड होता है, एक स्पिरिट होता है और एक एपिटाइट होता है। इसी तरह किसी रियासत के भी 3 हिस्से ही होते हैं। प्लेटो का मतलब यह है कि इंसान अपने जिस्म के कंट्रोल कहां से करता है, इंसान फैसला साजी कहां से करता है, डिसीजन मेकिंग कहां से करता है, खतरे से बचने के लिए किस तरह रिएक्ट करता है, खुशी में क्या करता है, कम्युनिकेशन कैसे करता है। तो ये सारे का सारा कंट्रोल इंसान के दिमाग के पास है। इसके बाद बारी आती है इंसान की बॉडी के अंदर ताकत यानी एनर्जी की। उसका जिक्र प्लेटो करता है इंसान के अंदर के स्पिरिट से, यानी इंसान अपने हाथों से काम करता है, जानवरों से अपने जिस्म को बचाता है, अपने लिए घर बनाता है, औजारों का इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए उसको एनर्जी और ताकत चाहिए होती है जिससे वो डिफेंस भी अपना कर सकता है। और तीसरी चीज एपिटाइट है, उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, जिसमें उसकी खुराक है, जिसमें उसका रहन सहन है, जिसमें उसका आराम और सुकून है। तो प्लेटो बेसिकली कहते हैं कि ये जो 3 दर्जे हैं, ये 3 दर्जा बंदियां रियासत में भी होनी चाहिए। यानी जिस तरह इंसान की बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका माइंड है, उसका जहन है, और वो मेन है जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह रियासत का भी ब्रेन होता है, रियासत का भी जहन होता है। और रियासत का ब्रेन वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो विजडम वाले लोग हैं, जिनके पास अकल और दानिशमंदी है, तो वो रियासत में सबसे ऊपर होंगे। यानी पैसे वाला शख्स, दौलतमंद शख्स, जमींदार शख्स, इंडस्ट्रियल शख्स, उसकी कोई बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं पढ़ा लिखा शख्स, विजडम वाला शख्स, इल्म वाला शख्स, इंटेलेक्चुअल लोग, समझदार लोग, वो रियासत में सबसे ऊपर होंगे। जिस तरह इंसान का दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, वो रियासत के लिए कानून बनाएंगे। तो वो लोग जो रियासत में विजडम वाले हैं, वो सबसे ऊपर होंगे रियासती स्ट्रैटिफिकेशन में। और दूसरी आती है बात स्पिरिट की। यहां पर यह बात करता है कि रियासत के अंदर एक आर्मी बनाई जाएगी, एक फौज बनाई जाएगी, और एक इंटरनल सिक्योरिटी का सिस्टम होगा। अंदरूनी खतरात और बैरूनी खतरात से बचने के लिए ये आर्मी उस माइंड यानी विजडम वाले लोगों के नीचे काम करेगी और कानून के अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी फ्राहम करेगी। और रियासत के अंदर जो तीसरा तबका होगा, उसको कहते हैं एपिटाइट, यानी जो रियासत के मामलात हैं उसको चलाने के लिए, गल्ला उगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट, मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, ये वो लोग जो रियासत की इकोनॉमी को चलाते हैं, ये लेयर में सबसे नीचे होंगे। और यहां पर प्लेटो ये कहते हैं कि जिस तरह इंसान के जिस्म के अंदर जो उसका माइंड है वो विजडम क्रिएट करता है, इसी तरह रियासत के अंदर जो कानून साजी और रियासत को चलाने वाले अमूर हैं, जो एग्जेक्टिव सिस्टम को रियासत को चलाएंगे, वो भी विजडम वाले लोग होने चाहिए। इसी तरह जिस तरह इंसान के जिस्म की स्पिरिट और इम्यूनिटी और एनर्जी से इंसान सस्टेन करता है, तो इंसान के जिस्म के, रियासत के जिस्म के अंदर आर्मी होगी जो रियासत की प्रोटेक्शन करेगी। और आखिर में इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए खुराक है, उसके साथ साथ उसका लिबास है, उसके साथ साथ उसकी मूवमेंट है, कम्युनिकेशन है। इन तमाम चीजों को फुलफिल करने के लिए रियासत का तीसरा दर्जा बनाया जाएगा, जिसको मर्चेंट्स भी कह सकते हैं, जिसको बिजनेसमैन ट्रेडर भी कह सकते हैं, जिसको आप ऐसे लोग भी कह सकते हैं जो रियासत की इकोनॉमी को चलाया करेंगे। तो ये 3 एनालॉजीज इंसानी जिस्म और रियासत की और फिर प्लेटो कहते हैं कि इनकी दर्जाबंदी यही रहनी चाहिए। जो विजडम वाली क्लास है वो कभी भी एपिटाइट वाली क्लास में नहीं आएगी, जो स्पिरिट वाली क्लास है वो कभी भी विजडम वाली क्लास में नहीं जा सकती। तो सबसे ऊपर रियासत में विजडम है, उसके बाद रियासत में नंबर 2 स्पिरिट यानी करेज वाले लोग हैं, और उसके बाद आखिर में एपिटाइट यानी टेम्पटेशन, इकोनॉमी और सिस्टम चलाने वाले लोग हैं। और इसी 3 क्लासेस के साथ अगर रियासत चलेगी तो अदल का निजाम भी चलेगा। यहां पर एक और नई बात हमारे सामने आती है कि जब प्लेटो से पूछा गया
कि इनकी जो तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्ड बन के तहत चलने वाली रियासत है वो कैसे काम करेगी, तो प्लेटो कहते हैं कि रियासत के अंदर मर्द और औरत को इक्वल समझा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जो प्लेटो हैं ये किन मर्दों और औरतों की बात कर रहे हैं। प्लेटो की नजर में उनकी जो आइडियल स्टेट है, आइडियल रिपब्लिक है, उसमें पहली दो क्लासेस ही इंपॉर्टेंट है। और प्लेटो जो विजडम वाली क्लास यानी सबसे ऊपर वाली क्लास है, और उसके बाद जो स्पिरिट नंबर 2 क्लास है जिसको मिलिट्री क्लास कहते हैं, इन दोनों क्लासेस को गार्डियन भी कहते हैं, यानी ये दो गार्डियन क्लासेस हैं। और प्लेटो का मानना है कि जो गार्डियन क्लासेस हैं इनके घर में जो भी बच्चे पैदा हों, चाहे मर्द हों चाहे औरत हों, उनको तालीम दी जाए और उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए। जो तीसरी क्लास है मर्चेंट क्लास है, एक जो इकोनॉमी चलाते हैं, जो गल्ला उगाते हैं, जो किसान है, जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर हैं, उनको उनके काम पे लगाया जाए। वो ना तालीम हासिल करेंगे ना मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे। जो ऊपर की दो क्लासेस हैं ये काम करेंगी क्योंकि इन्होंने ही निजाम चलाना है, तो अदल के अकॉर्डिंगली चीजें चलती रहेंगी। तो तालीम भी यही हासिल करेंगे, और जब तालीम हासिल करेंगे तो मर्द और औरत का कोई फर्क नहीं है, यानी वो कहते थे दोनों के पास इक्वल एबिलिटीज होती हैं। दूसरी बात ये कहते थे कि सोसाइटी को चूंकि इन अपर टू क्लासेस ने रन करना है, तो इन दोनों अपर टू क्लासेस यानी गार्डियन क्लासेस, यानी जो सबसे ऊपर वाली क्लास है जिसको हम रीजन की क्लास कहते हैं, विजडम की क्लास कहते हैं, माइंड कहते हैं, जो स्टेट को चलाता है, ये वाली जो क्लास है जिसको लीडर्स भी कहा जाता है, इस क्लास में, और सेकंड क्लास स्पिरिट की क्लास यानी जिस क्लास को हम आर्मी की क्लास कहते हैं, ये दोनों को जो गार्डियन क्लास कहा जाता है, इनकी फैमिलीज नहीं होनी चाहिए। ये इनकी फैमिलीज, इनकी बीवियां, इनके बच्चे, ये रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत के वो बच्चे होंगे, रियासत उनको पालेगी। इन लोगों का काम सिर्फ इतना होगा कि ये रियासत के अमूर चलाएंगे। और एक और चीज, ये जो पहली दो क्लासेस हैं, ना ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना ये घर बना सकते हैं, ना ये कोई चीज ऑनरशिप में ले सकते हैं, क्योंकि अगर इनकी फैमिलीज होंगी तो ये अपने बच्चों की लिए प्रॉपर्टियां बनाएंगे, ये अपने इंटरेस्ट को स्टेट के इंटरेस्ट से अहम समझेंगे और स्टेट नहीं चलाएंगे, ये अपने लिए पैसा बनाएंगे। और अगर इनकी जो नस्लें, इनके जो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी इन पे डाल दी जाएगी, तो फिर ये उनको पाले पोसेंगे, उनके टाइम देंगे या रियासत के अमूर चलाएंगे। तो इसलिए ना ये प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ना इनकी फैमिली होनी चाहिए। रियासत की जिम्मेदारी है इनके बच्चों को ट्रेन करना, एजुकेट करना, और फिर आगे से देखना कि उनमें से कौन ऐसा स्किलफुल है जो वापस आके दोबारा उन स्टेजेस पर पहुंचता है। यानी इन दो क्लासेस में से जो नस्लें पैदा होंगी उनको ट्रेन करना भी रियासत का काम है। आगे हम चल के इंशाल्लाह एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे कि जो प्लेटोनिक एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो किस तरह इन दो गार्डियन क्लास, अपर टू क्लासेस के बच्चों की तरबियत के बारे में बात करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज प्लेटो कहते हैं कि इन दो क्लासेस में से जो इंतहाई काबिल लोग होंगे, जब वो 50 साल की उम्र को पहुंचेंगे तो उनका एक एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा उनमें बेहतरीन काबिल शख्स कौन है, उसको दोबारा किंग बना दिया जाएगा और इस तरह ये निजाम चलता चला जाएगा। तो ये उनकी रिपब्लिक में जो स्टेट क्राफ्ट है उसका थोड़ा सा एक जायचा मैंने आपके आगे खींचा, जिसमें हमें नजर आया उनका सिस्टम कि किस तरह कम्युनिज्म को इंट्रोड्यूस कराया है, किस तरह फेमिनिस्टिक अप्रोच है प्लेटो की, वो फीमेल के हक में है, मर्द और औरत यकता एक जैसी तालीम हासिल करेंगे। किस तरह वो ये बात करते हैं कि फैमिली का सिस्टम नहीं होना चाहिए, रियासत ही इन दोनों क्लासेस यानी गार्डियन क्लासेस के बच्चों और फैमिलियों को देखेगी और ये सिर्फ और सिर्फ रियासती अमूर में काम किया करेंगे, यानी रियासत की भलाई के लिए ये लोग काम करेंगे। और किस तरह हमें नजर आया कि जो प्लेटो हैं वो इन तीन क्लासेस के निजाम में, जिसमें सबसे ऊपर पहली दो गार्डियन क्लास और आखिरी वाली मर्चेंट क्लास है, ट्रेडर क्लास है, उनमें डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं और उनको थर्ड कैटेगरी सिटीजन मानते हैं, उनका कोई खास रोल नहीं मानते किसी भी किस्म की रियासती एक्टिविटीज या सिस्टम के अंदर। इसके बाद बात करते हैं
जो ये रियासत है जिसका ये ढांचा प्लेटो ने हमारे सामने पेश किया, इसमें तालीम और तरबियत कैसे होगी, जबकि वो अभी बात कर रहे हैं कि जो टू गार्डियन क्लासेस हैं, यानी एक विजडम वाली क्लास और नंबर 2 स्पिरिट जिसको वो कह रहे हैं, एनर्जी करेज जिसको वो कह रहे हैं, आर्मी जिसको वो कह रहे हैं, इस क्लास की तालीम का निजाम कैसे होगा। तो प्लेटो जो तालीम का निजाम हमारे सामने रखते हैं वो बड़ा मजेदार है। प्लेटो का मानना यह है कि जो तालीम है इनकी इस आइडियल रिपब्लिक के अंदर वो 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंगली होगी, और इन 3 कैटेगरी को अगर हम इन अ नटशेल अंडरस्टैंड करना चाहें तो 2 ब्रॉडर कैटेगरी उन्होंने बताई है। एक वो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं और एक वो हायर एजुकेशन की बात करते हैं। यहां मैं एक बार फिर ये बात दोबारा एम्फसिस और असर्शन के साथ बताता चलूं कि प्लेटो जो एजुकेशन का निजाम इंट्रोड्यूस कराते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 2 क्लासेस, यानी रियासत में मौजूद पहली 2 कैटेगरीज जिसको वो गार्डियन क्लासेस कहते हैं उनको ही तालीम दे रहे हैं। जो मर्चेंट क्लास है, जो सबसे आखिरी लोअर 3rd क्लास है, उसके लिए कोई तालीमी निजाम प्लेटो नहीं दे रहे। तो ये जो पहली 2 क्लासेस हैं इनके बच्चों के लिए जो तालीमी निजाम दे रहे हैं उसमें प्लेटो कहते हैं कि ये जो तालीमी निजाम है ये हुकूमत के हाथ में होगा, कोई प्राइवेट इदारा नहीं खोला जा सकता, कोई प्राइवेट एजुकेशन नहीं दी जा सकती, गवर्नमेंट इदारे बनाएगी, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाएगी, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बनाएगी और गवर्नमेंट उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली तालीम देगी जो पैटर्न अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्योंकि प्लेटो अपनी बुक रिपब्लिक में जोर देते हैं कि फिलोसोफर किंग जो इस निजाम का किंग होगा इस रियासत का, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो यही वाला एजुकेशन सिस्टम इंपोज करे, लागू करे, प्रोमलगेट करे और इस इन्फोर्स्ड सिस्टम को कभी भी ना बदले, वरना ये आइडियल रियासत नहीं रहेगी। अब ये निजाम क्या है? प्लेटो ये कहते हैं कि ब्रॉडली 2 कैटेगरीज होनी चाहिए तालीम की, एक एलिमेंट्री एजुकेशन और दूसरी हायर एजुकेशन। लेकिन इसको समझने के लिए आगे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसको प्लेटो अर्ली लाइफ एजुकेशन कहते हैं, और वो कहते हैं कि जो गार्डियन क्लासेस के बच्चे हैं ये पैदा होने के फौरन बाद ही इन क्लासेस से ले लिए जाएंगे, हुकूमत इनकी परवरिश करेगी और 20 साल की उम्र तक इन बच्चों को म्यूजिक सिखाया जाएगा, रीडिंग सिखाई जाएगी, राइटिंग सिखाई जाएगी और उसके साथ साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज और जिम्नास्टिक करवाई जाएगी, और उसके साथ साथ इनको डिफरेंट किस्म के लिटरेचर्स दिए जाएंगे जिसको ये बच्चे पढ़ेंगे। यहां पर प्लेटो कहते हैं कि पोइट्री किसी भी सूरत बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि पोइट्री इमोशंस, फीलिंग, हैप्पीनेस और सैडनेस क्रिएट करती है, और जो आइडियल स्टेट है वहां पर किसी भी किस्म के इमोशंस की तो जरूरत ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि प्लेटो खुद ही कह रहे हैं कि फर्स्ट 2 गार्डियन क्लासेस के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा उनके माँ बाप को दिखाया भी नहीं जाएगा, वो बच्चा अलग कर लिया जाएगा। और वैसे भी प्लेटो शादी के कॉन्सेप्ट को तो मानते ही नहीं है, प्लेटो तो कॉमन वाइफ्स के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। वो कहते हैं किसी भी शख्स के पास एक औरत उसकी बीवी के तौर पे नहीं रहेगी कभी भी, वो आज इसकी बीवी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। और यहाँ पर प्लेटो एक और भी बड़ी काम की बात करते हैं, प्लेटो रॉयल रेस की बात करते हैं, एक बेहतरीन नस्ल की बात करते हैं। जिस तरह आज के दौर में हम देखते हैं जानवरों में, परिंदों में क्रॉस ब्रीड करवाकर एक अच्छी नस्ल की ऑफस्प्रिंग्स या बच्चे हासिल किए जाते हैं। अक्सर आप घोड़ों में, कुत्तों में, पैरट्स में और डिफरेंट किस्म के पिजन्स में, कैट्स में ये कैटेगरी देखते हैं कि क्रॉस ब्रीड करवाई जाती है, एक अच्छी नस्ल तैयार की जाती है, फिर उसको पाला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही प्लेटो का मानना था कि जो मैरिजेस हैं, जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप हैं, इन अदर वर्ड्स, वो रॉयल ब्लड के ही आपस में हों ताकि उनके जो बच्चे हैं वो रॉयल क्वालिटीज के साथ पैदा हों। माँ लंबी, खूबसूरत, बेहतरीन, अक्लमंद हो तो बाप भी वैसा ही बहादुर हो, खूबसूरत हो, अक्लमंद हो, विजडम वाला हो। तो जब उनका बच्चा पैदा होगा तो वो कुछ फिजिकल जीन्स उसके अंदर वैसे ही इनहेरिटली रॉयल ब्लड होगा, तो वो बड़ा होकर उस एबिलिटीज के साथ सामने आएगा। तो पहले 20 साल तो उसको सिंपल सी म्यूजिक की, जिम्नास्टिक की, कुछ बहुत लिटरेचर की और पढ़ने लिखने की तालीम दी जाए।
यहां पर प्लेटो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। वो कहते हैं जब इन बच्चों का 20 साल की उम्र पूरी हो तो इनका एक रिगरस, मुश्किल तरीन टेस्ट लिया जाए। फिजिकल फिटनेस का भी टेस्ट लिया जाए और मेंटल फिटनेस का भी टेस्ट लिया जाए। इनमें से जो बच्चे उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लें, जो बच्चे वो टेस्ट क्लियर कर लें, उन बच्चों को अगली स्टेज ऑफ एजुकेशन के लिए भेजा जाए। बाकी बच्चों को जिस तरफ उनका एप्टीट्यूड जाता है उसके अकॉर्डिंगली वो काम, वो तालीम उनको दी जाए। और जो बच्चे सिलेक्ट हों नेक्स्ट हायर एजुकेशन के लिए, उनकी 3 कैटेगरी बना दी जाए। पहली कैटेगरी हो 20 साल से 30 साल की एजुकेशन की। अब 20 साल से 30 साल की एजुकेशन क्या है? यहां पर प्लेटो कहते हैं कि यहां पर इन बच्चों को जो कि सिलेक्ट होकर के आए हैं, डायलैक्टिक्स और उसके साथ साथ लैंग्वेज और मिलिट्री आर्ट सिखाया जाए। इनको तीरंदाजी सिखाई जाए, इनको घुड़सवारी सिखाई जाए, इनको नेजाबाजी सिखाई जाए, इनको तलवार जनी सिखाई जाए। इसके साथ साथ इनको डायलैक्टिक्स, कंट्राडिक्टरी किस्म के आर्ग्यूमेंट्स देना सिखाए जाएं, लैंग्वेज और डिबेट करना सिखाई जाए। फिर 30 साल की उम्र में, यानी 10 साल जब ये सब कुछ सीख लें ये बच्चे, तो इनका एक और रिगरस किस्म का टेस्ट लिया जाए। और जो बच्चे फिजिकली फिटनेस शो करें, मिलिट्री ट्रेनिंग में बहुत बेहतर हों, तालीम में बहुत बेहतर हों, बेहतरीन डिबेट कर सकते हो, डायलैक्टिक लैंग्वेज उनको आती हो, अब उनको 30 साल की उम्र में अलग कर लिया जाए और अब इन बच्चों को नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार किया जाए। और अगले 5 साल इनको जो तालीम दी जाए, उस तालीम में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और लॉजिक यानी मंतक हो। 35 साल की उम्र में एक और इम्तिहान लिया जाए और इनमें से पास होने वाले जो 35 साल के अब एडल्ट्स हो चुके हैं, जो अब इनमें से पास हो, उसको ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री में जॉब दी जाए और अच्छे ओहदों पर जॉब दी जाए। और 15 साल मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी में इनकी जॉब को शिफ्ट किया जाए। कभी इनको मजिस्ट्रेट बना दिया जाए, कभी जुडिशरी में भेज दिया जाए, कभी इनको सिविल सर्विस में भेज दिया जाए, कभी इनको मिलिट्री में भेज दिया जाए, और हर जगह से इनको एक्सपीरियंस दिलवाया जाए। और इस दौरान इन 15 सालों में भी इनकी प्रॉपर विजिलेंस की जाए और छोटे बड़े इनके एग्जाम लिए जाए। इस दौरान इनके मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाने की भी इजाजत हो सकती है कि वो अपनी नई नस्ल भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो जो नई नस्ल पैदा होगी वो फिर हुकूमत उसको संभालेगी और तालीम तरबियत देगी। अब 50 साल की उम्र में इन लोगों को दोबारा इकट्ठा किया जाए और इनका फिर एक और एग्जाम लिया जाए। इस एग्जाम में पास होने वाले चंद लोग 50 साल की उम्र में अलग कर लिए जाएं और उन चंद लोगों में से किसी एक को फिलोसोफर किंग बना दिया जाए जो इस रियासत के अमूर को चलाए और बाकी लोग उस फिलोसोफर किंग को असिस्ट करें और उसकी मदद करें। और यही निजाम रिपीटेडली अगर चलाया जाए तो उस आइडियल रिपब्लिक में अमन भी होगा, यूडाइमोनिया खुशी भी होगी और हर एक लेयर के अकॉर्डिंगली लोग अपना काम भी किया करेंगे। सॉरी। तो ये तो थी प्लेटो की सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब आ जाते हैं फिलोसोफर किंग पे कि वो जो उन सब लोगों में से सिलेक्ट होकर एक शख्स सामने आता है किंग की सूरत में, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी। प्लेटो अपनी बुक रिपब्लिक के वॉल्यूम नंबर 3 में लिखते हैं, द फिलोसोफर किंग वाज टू बी एब्सोल्यूट एंड अबव द लॉ। इस तरह मैंने शुरू में कहा कि वो कहते हैं अब ये जो फिलोसोफर किंग है इस पे कानून लागू नहीं हो सकता, वो कानून बना सकता है, उस पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। अगर वो किसी को कत्ल कर देता है तो उसको कोई सजा नहीं हो सकती। उसने रियासत की बेहतरी के लिए किसी को कत्ल किया हो, वो उसका गुनाह नहीं माना जाएगा, वो अच्छाई और बुराई से अबव होगा। अब प्लेटो ये क्यों कहते हैं कि अबव होगा? प्लेटो इसलिए कहते हैं कि वो एक एक्सट्रीम किस्म के एजुकेशनल सिस्टम, एक्सट्रीम किस्म की मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियल जॉब्स करके आया है, वो बुराई कर ही नहीं सकता क्योंकि अब उसने रियासत के अमूर चलाने हैं और वो इतना मैच्योर हो चुका है, 50 साल की उसकी उम्र हो चुकी है कि वो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। तो उसको लॉ गिवर बना दिया जाए, अबव द लॉ बना दिया जाए, ना कि अंडर द लॉ हो, क्योंकि अगर उसको अंडर द लॉ रखेंगे तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। यहां पे ये कहता है कि वो ये 4-5 काम करे। नंबर 1, रेगुलेशन ऑफ द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इन द स्टेट, कि रियासत के अंदर पैसा, प्रॉपर्टी और वेल्थ जो है ये चंद हाथों में ना चली जाए। ये तो हम पहले अंडरस्टैंड कर गए कि जो पहली 2 क्लासेस हैं
یعنی جو آپ کا مائنڈ ہے اور جو آپ کا اسپرٹ ہے، یہ گارڈین کلاسز ہیں. یہ تو پراپرٹی خرید بھی نہیں سکتے، پیسہ بھی جمع نہیں کر سکتے، بیویاں بھی ان کے پاس نہیں ہوں گی، بچے بھی اگر پیدا ہوں گے تو وہ ریاست لے لے گی، تو ان کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا. تو پھر پیسہ اور پراپرٹی ہوگی کس کی؟ یہ آخری والی کلاس کی ہوگی، مرچنٹ بزنس مین کلاس کی ہوگی، ٹریڈر یا جو کسان اپنے کھیت چلا رہے ہیں ان کی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہیں وہ بہت زیادہ امیر نہ ہو جائیں، ان میں سے چند لوگ، چند گروہ، چند خاندان کے پاس سارا پیسہ نہ چلا جائے. تو اس کو فلسفر کنگ ریگولیٹ کرے گا، کیونکہ اگر وہ ریگولیٹ نہیں کرتا تو ریاست میں ریوولٹ ہو سکتا ہے، فلسفر کنگ کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے. اور ٹیکس اکٹھا کرے گا فلسفر کنگ، اور زیادہ پیسہ ریاست کے اکاؤنٹ میں یعنی ریاست کے خزانے میں جمع کرائے گا. لوگوں کے پاس ایک اسپیسیفک حد سے زیادہ پیسہ جو تھرڈ کلاس آخری کلاس بچی ہے اس کے پاس بھی نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کلاس سارا پیسہ، ان کو بھی جتنی بھی وہ کمائی کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں ہیوی ٹیکسز لگا کے زیادہ پیسہ ریاست کے خزانے میں ہوگا. دوسری امپورٹنٹ چیز، دا سائز آف دا اسٹیٹ. پلیٹو کا ماننا یہ تھا کہ فلسفر کنگ کی ریاست کی اگر عوام کی تعداد بڑھ جائے، پاپولیشن زیادہ ہو جائے، یا سات والی ریاست یا سات والی سٹی سٹیٹ کمزور ہو جائے اور وہ بھی وہ فلسفر کنگ قبضہ کر کے اپنے پاس رکھ لے اور وہ ریاست سائز میں بڑھ جائے جو کہ فلسفر کنگ کے لیے مینیجبل نہ ہو، تو وہ اپنا سائز ریاست کا کبھی نہ بڑھائے. یعنی اس ہی سائز، اسی ٹیریٹری پہ وہ اپنا رول قائم رکھے جس پہ وہ خوشی، برابری، ایکویلٹی اور بہترین لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکتا ہے. کیونکہ جیسے ریاست کا سائز بڑھے گا، پاپولیشن کا سائز بڑھے گا، تو زیادہ لا لیسنس ہونے کے چانسز، ریوولٹ ہونے کے چانسز، اکنامک امبیلنس ہونے کے چانسز ہیں. اور یہی بات ہے کہ پلیٹو کہتے ہیں کہ کسی بھی ریاست میں جو پاپولیشن کا سائز ہے وہ 5040 لوگ ہونے چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 5040 سے جب لوگ بڑھ جائیں گے تو پھر کیا ہو؟ تو پھر ریاست میں پلیٹو کہتا ہے جو پروڈکٹیو لوگ ہیں، جو بہترین مائنڈ ہیں، جو بہترین مرچنٹ ہیں، جو بہترین ملٹری آفیسرز ہیں اور جو بہترین مائنڈز، بہترین فلسفرز کیٹیگری میں لوگ ہیں، ان کو رکھا جائے، باقی لوگوں کو ریاست سے باہر پھینک دیا جائے، نکال دیا جائے یا ان کو آزاد کر دیا جائے کہ آپ کہیں اور جائیں اس ریاست میں. کیونکہ میں یہ ایک آئیڈیل ریپبلک کی بات کر رہا ہوں جو پلیٹو نے ہمیں بتائی. تو آئیڈیل تو ایسے ہی ہوگی نا جس میں ہر چیز کیلکولیشنز کے ساتھ. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں رول آف جسٹس ہونا چاہیے، اور اتنے ریگرس پروسیس سے ایک بندہ اتنی ایجوکیشن اور اتنی قسم کے سسٹم سے گزر کے اس لیے آ رہا ہے کہ وہ عدل قائم کرے. اور پلیٹو کے نزدیک جسٹس کا فارمولا کیا ہے، جو کہ میں آپ کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ سوسائٹی لیئرز میں ڈیوائیڈ کر دو، سوسائٹی کو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دو. جس طرح انسان کا جسم حصوں میں ہے کہ برین اس کا مین پورشن ہے جو سارے فیصلے کرتا ہے، جسم باقی کا جو اس کا ہے وہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے جس طرح آرمی، اور اس کے بعد ایپیٹائٹ یعنی اس کے جسم کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اس کی فیلنگ پوری کرنے کے لیے اس کے جسم کے اندر خواہشات جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. تو اسی طرح ایک کلاس بنا دی جائے سوسائٹی میں جو کہ نہ عقل مند ہوں، نہ اتنے پڑھے لکھے ہوں، صرف وہ ہاتھ سے کام کر سکیں، بزنس کر سکیں، ٹریڈنگ کر سکیں، دکانیں کھول سکیں، چیزیں لا کے ایک جگہ کی دوسری جگہ بیچ سکیں. کوئی وزڈم والا کام تو یہ ہے نہیں، تو یہ کام وہ عام لوگ کیا کریں. اور یہی تین لیئر جو ہیں یہی جسٹس ہے. اور سسٹم آف ایجوکیشن، تو فلسفر کنگ کی یہ 5 ڈیوٹیز ہیں، جو 4 ڈیوٹیز ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی، یہی اس کا رول بھی ہے جس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. اب آتے ہیں پلیٹو کے کمیونزم کی طرف، یعنی کمیونزم پلیٹو کا کیا ہے. یاد رکھیے گا جو کمیونزم ہمیں جرمنی میں نظر آتا ہے، یو کے میں نظر آتا ہے 17-18 سینچریز میں، 19 سینچریز میں، پھر ہمیں سوویت یونین رشیا میں نظر آتا ہے، سوشلزم یا کمیونزم کا سٹرکچر نظر آتا ہے، کارل مارکس کی تھیوری نظر آتی ہے. پلیٹو کا کمیونزم یہ والا کمیونزم نہیں تھا، کیونکہ پلیٹو کا کمیونزم تو صرف اور صرف وائفز یعنی بیویاں اور ریاست کی پراپرٹی اس سے ریلیٹڈ تھا، اور یہ بھی اپر 2 کلاسز کے لیے تھا. یعنی جو پہلی کلاس ہے وزڈم والی کلاس اور جو دوسری کلاس ہے آرمی والی کلاس، ان 2 کلاسز میں نہ پراپرٹی کوئی خرید سکتا ہے، نہ کوئی پیسہ بنا سکتا ہے، نہ کسی کی بیویاں اپنے پاس ہو سکتی ہیں. صرف اور صرف انہوں نے کام کرنا ہے
और उनकी सारी जिम्मेदारी खाना पीना उठना बैठना रहना सब कुछ की फैसिलिटीज उनको खजाने से यानी रियासत की तरफ से मिलेगी। तो ये बेसिकली प्लेटो का कॉम्युनिज्म था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम द स्टेट्समैन और द लॉज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और वहां से हमें पता चलेगा कि प्लेटो की थॉट किस तरह शिफ्ट करती है कि आइडियल रिपब्लिक उनको कहीं बनती हुई नजर नहीं आती, तो फिर वो कहते हैं चलो स्टेट्समैन टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब वो भी उन्हें नजर नहीं आता तो अपनी जिंदगी के आखिरी जो अदवार हैं उसमें फिर वो लॉज के नाम से किताब लिखते हैं और ये वाहिद ऐसा मास्टरपीस वो लिखते हैं जिसके ऊपर आज का वेस्टर्न पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह होपफुल कि आपके लिए काफी प्रोडक्टिव लेक्चर होगा। उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।